तो आज का हमारा जो टॉपिक है, अब ये जो जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं वो हमें मिले हैं राज्य के खिलाफ। जितने भी मूल अधिकार हैं वो राज्य के विरुद्ध मिले गए हैं। और उस राज्य की परिभाषा आपकी दी गई है अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 के तहत भाग 3 अनुच्छेद 12 के तहत आपका राज्य को परिभाषित किया गया है, जिसके विरुद्ध आपको सारे जो मूल अधिकार हमने पढ़े हैं भाग 3 के जो अन्य उपबंधों में दिए गए हैं उसके तहत। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि राज्य की परिभाषा क्या दी गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत। आर्टिकल 12 स्टेट डिफाइन इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेस्ट otherwise required, the state include the government and parliament of India and the government and the legislature of each of the state and all local and other authorities within the territory of India or under the control of government of India। कहता है कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्यों की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। तो इसमें देखिए कि आपको राज्य की परिभाषा को बताया है कि राज्य के तहत किन चीजों को शामिल किया जाएगा और किन को नहीं किया जाएगा। तो आप सामान्यतः जब राज्य की बात करते हैं या जब सरकार की बात करते हैं तो आप सीधा समझते हैं केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। तो जो हमारा जो मूल अधिकार जो भाग 3 में उल्लेखित किया गया है उसके तहत यह है कि जो मूल अधिकार है वो राज्य के विरुद्ध ही आपको प्राप्त होंगे। तो वो राज्य क्या होगा, राज्य की सीमा क्या होगी, उसका निर्धारण कैसे किया जाएगा, तो वो आपका अनुच्छेद 12 में बताया गया है। अब 12 के तहत इसमें 4 क्लॉसेस डाले गए हैं कि ये सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। तो जैसे हम राज्य की अवधारणा कर करते हैं कि राज्य की बात जब करते हैं तो हम सीधा समझते हैं कि या तो राज्य सरकार होगी या तो भारत सरकार होगी जब भी शासन की बात करेंगे। अब इसके साथ बोला गया है एक अन्य प्राधिकारी की, इसके साथ बोला गया है एक स्थानीय प्राधिकारी की और एक बोला गया है अन्य प्राधिकारी की। तो हम इसको लाइन से देखते जाते हैं क्या है वो। तो पहला जो स्टेट के तहत इंक्लूड होगा तो आपको होगा भारत, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार। तो आप लोग भारत सरकार के तहत जानते हैं कि भारत सरकार के तहत कौन कौन व्यक्ति आते हैं, कि सरकार का स्वरूप क्या होता है। पहला तो उसमें होगी संसद, जो भारत सरकार और पार्लियामेंट दोनों को मिला के, तो ये पूरा सरकार का फॉर्म करता है। उसमें एक प्रेसिडेंट, उसके अधिकारी, साथ ही साथ संसद जिसके दोनों सभाएं, लोकसभा और राज्यसभा। फिर राज्य सरकार, जितने भी राज्यों की सरकार है वो भी इस राज्य की के परिभाषा के तहत आएंगे। फिर जितने राज्य के प्रत्येक राज्य के जितने भी विधानसभा हैं वो सारे राज्य की परिभाषा के तहत आएंगे। फिर आपको बोला है ऑल लोकल अथॉरिटी अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया, जो भी स्थानीय प्राधिकारी है तो वह ऑल लोकल अथॉरिटी अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया, जो भी भारत सरकार के नियंत्रण क्षेत्र में जो भी स्थानीय अधिकारी है। अब उन स्थानीय अधिकारी को हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। फिर बोला गया कि ऑल लोकल अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भी राज्य क्षेत्र में जो लोकल अथॉरिटी है वो। फिर अदर अथॉरिटी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो अन्य प्राधिकारी हैं जो भारत सरकार के नियंत्रण में होते हैं वे सारे राज्य हैं। तो ये राज्य की जो परिभाषा है इसके तहत हम देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट है इनके द्वारा कोई भी विधि, उपविधि, आदेश यदि निकाला जाएगा जिससे आपके मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तब आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अपने 32 के तहत उपचार ले सकते हैं। यदि कोई गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट है, जितने भी गवर्नमेंट्स है, जो प्रत्येक राज्य सरकार की जो सरकारें हैं उनके द्वारा कोई ऐसा कोई विधि, उपविधि या अध्यादेश पारित किया गया या लाया गया जिससे किसी का मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तब आप इसके खिलाफ अपने उपचारों के लिए जा सकते हैं। कि जो भी मूल अधिकार है ये इनके द्वारा ही, इनके विरोध ही आपको मिलेंगे। जो भी भाग 3 के जो मूल अधिकार है वो इनके तहत ही मिलेंगे। और ये जो राज्य के शब्द की परिभाषा आप अन्य जो संविधान के उपबंध है उसके साथ आप प्रयोग नहीं कर सकते। जो यहाँ पे राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है वो केवल और केवल भाग 3 के लिए ही दी गई है। तो राज्य के तहत आपका पहला हो गया भारत और उसका शासन। पहला हो गया आपका भारत की सरकार और संसद। दूसरा है आपकी राज्य में से प्रत्येक राज्य की सरकार।
और तीसरा है आपका भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकार। तो आप सरकार की जब बात करेंगे तो भारत सरकार और राज्य सरकार और उससे जुड़े जितने भी व्यक्ति होंगे, जितने भी पदाधिकारी होंगे, जितने भी उससे कनेक्टेड जितने भी उसके विभाग होंगे, वो सारे राज्य की कोटि में आ जाते हैं। और उसके उन्होंने कुछ ऐसा कोई विधि उपविधि लागू किया, कोई ऐसा आदेश निकाला जो आपके किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, तब आप इसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं अपने उपचारों में। लेकिन यहाँ पे जो दो वर्ड और जोड़ा गया है, स्थानीय और अन्य प्राधिकार, इसको इसमें डिफाइन नहीं किया गया है। स्थानीय और अन्य प्राधिकारी के तौर पे कहीं पे भी इसको परिभाषित नहीं किया गया है, क्योंकि जब आप सरकार की बात करेंगे तो आप उसकी परिभाषा को जानते हैं अच्छे से कि सरकार के क्षेत्र क्या होते हैं, उसकी सीमा क्या होती है, उसका अधिकार कितने एरिया तक होता है। जबकि लेकिन जब स्थानीय और अन्य प्राधिकारी की बात करेंगे तो इसके लिए कोई परिभाषा नहीं दी गई है कहीं पे ठीक तरह से, और कहीं पे इसको बताया नहीं गया है। तो इसको विभिन्न केसों के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि स्थानीय और अन्य प्राधिकारी क्या होंगे, जिनके द्वारा स्थानीय और अन्य प्राधिकारी कौन होंगे जिनके द्वारा पारित किया गया कोई आदेश या कोई विधि या उपविधि जिनसे किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, तब आपको वह राइट मिलेगा। अगर वह स्थानीय प्राधिकारी की कसौटी में अगर आते हैं या स्थानीय प्राधिकारी के तहत आते हैं तो वह राज्य होंगे, तब आप उनके खिलाफ अपने मूल अधिकारों के उपचार के लिए जा सकते हैं। अगर वो अन्य प्राधिकारी जो राज्य की कोटि में आएंगे तब आप उसके अपने मूल अधिकारों के उपचार के लिए वहां जा सकते हैं। लेकिन अगर अन्य जो है वो उनमें नहीं आते। तो यहाँ तक की चीजें आपको थोड़ी समझ आई होगी, आगे हम लोग अच्छे से देखते हैं कि आपको ये समझ आ चुका है कि भारत की सरकार और राज्य की सरकार इस राज्य पर जो राज्य शब्दावली है उसके तहत आएंगे। फिर जो संसद है और प्रत्येक राज्यों की जो विधानमंडल वो भी इसके तहत आएंगे। फिर आते हैं हम स्थानीय प्राधिकारी की ओर। हाँ, यहाँ पे एक लाइन आप ये देख लीजिए कि संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। तो ये राज्य की परिसीमा में ये सारे लोग आ गए। अब हम देखते हैं स्थानीय प्राधिकारी के बारे में। लोकल अथॉरिटी, देखिए प्राधिकारी का मतलब होता है जो जिसके पास अथॉरिटी, मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति होता है या निकाय होता है जिसके समक्ष आदेश पारित करने की शक्तियां होती है। यदि किसी को हम बोलते हैं कि ये ऑथराइज्ड है, ये पर्सन या यह व्यक्ति प्राधिकारी किसी शक्तियों का इसके पास प्राधिकार है, तो वह उसके समक्ष वो आदेशों को पारित कर सकता है, उसको लागू करवा सकता है, उसका क्रियान्वयन करा सकता है। अब हम देखते हैं कि स्थानीय प्राधिकारी का मतलब क्या होगा कि जो स्थानीय विशेष के आधार पर जो बनाया जाता है। तो देखिए स्थानीय प्राधिकारी की एक परिभाषा दी गई है साधारण निर्वाचन अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत जो बंद 31 है उसमें इसको स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय प्राधिकारी क्या होगा। उसके अनुसार स्थानीय प्राधिकारी में नगर पालिका, ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय और निगम आते हैं, नगर निगम आते हैं। तो ये जो सारे निकाय हैं और ये नगर पालिका, ग्राम पंचायत, ये सारे क्या है, ये स्थानीय निकाय है जो राज्य की परिभाषा को पूर्ण करते हैं और इनके द्वारा कोई ऐसी आदेश, उपविधि, कोई नियम लागू किया गया जो किसी भी व्यक्ति का या किसी व्यक्ति विशेष का या वर्ग विशेष के लिए उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो आप इन सब के खिलाफ इनको राज्य मानते हुए आप इनके खिलाफ अपना मूल अधिकारों के उपचार हेतु इनके पास कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय के पास जा सकते हैं। तो स्थानीय प्राधिकारी में कहा गया कि वह स्थानीय निकाय जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश, अधिसूचना आदि के निर्माण की शक्ति होती है और उन्हें यह शक्ति किसी विधि, अधिनियम या अन्य संविधि द्वारा प्रदान किया गया होता है। कि देखिए आप जब भी कभी कोई स्थानीय प्राधिकारी की बात करेंगे तो उस स्थानीय प्राधिकारी का एक सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट थिंग है उसमें देखा जाएगा उसका स्रोत, कि कोई भी स्थानीय प्राधिकारी की बात जब आप कर रहे हैं, लोकल अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, तो उस अथॉरिटी को शक्तियां कहाँ से मिलती है, उसके स्रोत क्या है। अगर उसका स्रोत संविधान के उपबंध है या कोई विशेष विधि है जो उसके लिए लागू की गई है या कोई अन्य आदेश है जो किसी सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं, अगर ऐसे स्रोत है जो डायरेक्ट कंट्रोल में है किसी शासन के, सरकार के द्वारा या किसी विधि के द्वारा, तब हम उसको मानेंगे कि वह स्थानीय प्राधिकारी
के तहत आ जाएंगे। और उनको वो जो स्रोत के आधार पे उनको ये शक्ति प्रदान की गई है कि जिससे वो कोई अपने जुरिडिक्शन एरिया में जो भी उनका जो सामान्य जो क्षेत्र है जिनके लिए उसकी स्थापना की गई है, उसके लिए वो कोई सामान्य विधियां बना सकता है। या जो विधियां चली आ रही तो उनसे रिलेटेड उप विधियां बना सकता है। उन विधियों के पालन के लिए वो आदेश जारी कर सकता है। उनके लिए वो कई तरह की अधिसूचना या नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। और ये सारी शक्तियां उसके पास निहित होती हैं। तो जो हमारा जो भारतीय संविधान है, इसमें ग्राम पंचायत अधिनियम द्वारा, जो ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया गया है, उसके द्वारा आवास विकास आदि स्थानीय प्राधिकार की स्थापना की गई है। तो जो भी देखिए स्थानीय प्राधिकार में जैसे हम नगर पालिका को देखेंगे तो उसके द्वारा कोई उपविधि लागू की गई, जैसे उन्होंने कोई कर व्यवस्था प्रारंभ कर दिया जिससे किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है या उल्लंघन होता है, तो आप उसके उपचार के लिए उसके उपचारों के लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। यह जो अनुच्छेद है इसके तहत यही बताया गया है कि आप जो अगर कोई भी जो प्राधिकारी या किसी भी आप निकाय की बात जब करेंगे, किसी संस्था की बात आप करेंगे, तो यदि वह राज्य के पद में आएगा तब तो आपको मूल अधिकारों के विरुद्ध उपचार का अधिकार आपको वहां पे मिल जाएगा। यदि वह उसके तहत नहीं आएगा तो वह इसके तहत आप मूल अधिकारों को उपचार के लिए राज्य शब्द के तहत जो 32 का उसका प्रयोग नहीं कर सकते, फिर आप अन्य प्रकारों से उसके तहत जाओ। तो देखिए जो स्थानीय प्राधिकारी होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि उसकी एक निश्चित इसका एक निश्चित क्षेत्र और उसका जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। जैसे अगर नगर पालिका की बात करेंगे तो वो एक स्थान विशेष के लिए होता है, एक नगर पालिका के एक शहर के लिए होता है, नगर निगम के एक पूरे बड़े जो क्षेत्र होते हैं उनके लिए होता है। वैसे ही ग्राम पंचायत का क्षेत्र जो होता है वो एक 2-4 ग्रामों को मिलाकर एक उनके लिए होता है। और इनके पास वही है विधि आदि को पारित करने और जारी करने की शक्ति होती है। यदि देखिए इसका मतलब ये है कि ऐसे प्राधिकारी जिन्हें विधि उपविधि आदेश अधिसूचना अगर जारी करने और पारित करने की शक्ति प्रदान की गई है और उसके स्रोत के क्षेत्र स्रोत जो है कोई संविधि है तो वह राज्य की कोटि में आएगा। तो इससे रिलेटेड हम लोग केस के आप ध्यान देते हैं कि जो मोहम्मद यामी वर्सेस टाउन एरिया कमेटी AIR 1952 सुप्रीम कोर्ट 59, इस केस में इसके मामले में शहर की नगर पालिका ने थोक विक्रेताओं के ऊपर निश्चित दर से बिक्री कर लगाया। नगर पालिका को एक विधि के अंतर्गत एक ऐसा प्राधिकार प्राप्त था कि उसको बिक्री कर लगाने का प्राधिकार प्राप्त था। उच्चतम न्यायालय नगर पालिका को अनुच्छेद 12 में प्रयुक्त राज्य शब्द के अंतर्गत माना और यह निर्णय दिया कि उसका कर लगाने का आदेश अवैध था क्योंकि उसने अनुच्छेद 19(1) ज में दिए गए मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है। कि वह जैसे 19 ज के तहत जो आपको मिला हुआ है उपजीविका वृत्ति कारोबार की स्वतंत्रता, उसके तहत आपको स्वतंत्रता मिली कि आप किसी भी चीज की बिक्री कर सकते हैं और उस बिक्री के लिए आपने कोई भी जगह पे अपना दुकान लगाया और उस दुकान पे उसके नगर पालिका ने कोई विशेष कर या बिक्री कर उस पर लगा दिया, मतलब कोई अनिश्चित ऐसा कर जो सामान्यता नहीं होता उसको उसने लागू कर दिया, तो उसके खिलाफ ये केस था। तो इसमें देखा गया कि नगर पालिका किस कोटि तक राज्य की श्रेणी में आएगा। तो उसमें बोला गया कि यदि एक कॉर्पोरेट निकाय के रूप में एक अलौकिक कानून के अस्तित्व में है, कि यदि वो एक ऐसा कानूनी, उसका मतलब एक कानूनी अस्तित्व है, वह किसी संविधियों के द्वारा गवर्न होता है, ठीक है, साथ ही साथ वो एक सरकारी एजेंसी नहीं बल्कि कानूनी रूप से एक स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए। जो नगर पालिकाएं होती है, नगर निगम होती है, ये एक कानूनी एक सरकारी एजेंसी के तौर पे तो होती ही है, साथ ही साथ इनको एक अपनी खुद की मतलब एक स्वतंत्र संस्था होती है। ये अपने क्षेत्र विशेष के लिए निर्णय लेने का अधिकार होता है, उनके लिए विधियां बनाने का उनको अधिकार दिया जाता है। इनका जो एरिया होता है एक फिक्स्ड एरिया होता है कि इनका जो परिभाषित क्षेत्र में ही कार्य, जो इनका जो नगर पालिका जैसे है, अगर रायपुर जैसे नगर निगम की बात करेंगे तो वो रायपुर के ही एरिया है रायपुर का। तो जो रायपुर नगर निगम है उसका क्षेत्र परिभाषित है कि वह केवल और केवल रायपुर क्षेत्र के लिए ही वो विधियां बना सकता है और उस पर अपने सारे नियम कानून को लागू करवा सकता है।
फिर ये पूर्ण या आंशिक रूप से या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्र के निवासी द्वारा चुने गए होते हैं। जो मतलब जो नगर पालिका होती है उसके जो कार्य जो उसमें जो अधिकारी होते हैं, जो उनको पार्षद महापौर कहते हैं, वो उनके द्वारा ही चुने होते हैं। फिर ये स्वायत्तता की एक निश्चित शक्ति का प्रयोग करते हैं, अर्थात ये अपने स्वशासन की जो पद्धति है उसको अपनाते हैं। ये चाहे उसके लिए अपना पूर्ण उसका यूज करते हैं या कुछ आंशिक भी करते हैं। ये पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं कई सारी चीजों को गवर्न करने के लिए, या कहीं कुछ जगहों पे इनको ऊपर जो संविधि होती है वो अधिरोपित की जाती है। तो ऐसे सरकारी कार्यों और कर्तव्यों के साथ संवैधानिक रूप में सौंपा जा सकता है, जो आमतौर पर स्थानीय रूप से जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, नगर नियोजन, बाजार, परिवहन आदि को सौंपा जाता है। कर, दरों, शुल्कों या शुल्क के आधार पर अपनी गतिविधियों की पूर्ति, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन जुटाने की उनकी शक्ति होती है। तो ये स्थानीय प्राधिकारी के तहत जो नगर पालिकाएं, नगर निगम होती है, तो इस केस में इसको बताया गया कि यदि वह स्वतंत्र संस्थाएं हैं, उनका काम करने का एक निश्चित क्षेत्र है, वह स्वशासित है, खुद के द्वारा शासन उन पर चलता है, और उनके पास कुछ विधियों को लागू करने की शक्तियां हैं, जिसके तहत वो कर, शुल्क आदि लगाए। जैसे नगर पालिकाएं होती है वो जल कर लगाती है, संपत्ति कर लगाती है, आजकल स्वच्छता कर के तौर पे जो रोज वो जो कचरा इकट्ठा करती है उसके बदले जो आपसे शुल्क लेती है, तो इन उसके लिए वो अपना उनकी वो शक्ति प्रदान कर जाती है। इस आधार पे जो नगर पालिका या नगर निगम है वो राज्य की कोटि में आता है। और यदि नगर पालिका या नगर निगम के द्वारा कोई ऐसी कोई आदेश विधि लागू की गई जिससे किसी उस क्षेत्र विशेष के लोगों का मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप उसके उपचार के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। फिर हम समझते हैं अन्य प्राधिकारी को। देखिए, अब आपको ये समझ आया होगा कि जो राज्य सरकार या जो भारत सरकार की, जब हम भारत सरकार की बात करते हैं तो उसका एरिया क्या क्या है, उसके तहत कौन से कितने निकाय आते हैं, कितनी संस्थाएं आती है, उनके कितनी विधियां बनाने की उनकी पावर्स हैं। उसके बाद आपको पता चला कि राज्य सरकार के तहत भी, कि राज्य सरकार में जो मुख्यमंत्री, गवर्नर और जो राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं, और उसके साथ जो एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिक अधिकारी होते हैं, उनके पास सारी तरह की वो राज्य की श्रेणी में आ जाते हैं, जितने भी विभाग होते हैं सरकारी विभाग। उसके बाद हम देखते हैं जो स्थानीय प्राधिकारी की जो बात किए थे कि उसमें जो किसी संविधि से बनाए जाते हैं और उनके द्वारा जो भी विधियों का और उपविधि लागू करने का और कुछ शुल्क लेने का वो स्वतंत्र संस्थाएं होती हैं। तो ये सारी जो स्थानीय भी की बात की है, तो वो क्या था, वो गवर्न बाय किससे था आपका, एक किसी संविधि के द्वारा या किसी लॉ के द्वारा वो गवर्न होते थे। लेकिन जो अन्य प्राधिकारी है, इसकी जो कसौटी है या इसको जानने के लिए हमको विभिन्न सारी चीजें दिखते हैं कि अन्य प्राधि के तहत कौन से लोग आ सकते हैं या कौन सी संस्थाएं या निकाय आ सकती हैं। तो इसका निर्धारण कई बार हो जाता है, कई बार नहीं हो पाता है। मीन्स कि कई सारे केसेस में कुछ जो संस्थाएं उनको अन्य प्राधिकारी के तहत माना, कई बार नहीं माना। तो हम देखते हैं कि जो शब्द तो देखिए, जो इसमें केस है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास बनाम शांताबाई, AIR 1953 मद्रास 67। तो मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा, ने यह अभिनिर्धारित किया कि अन्य प्राधिकारी पदावली में वह प्राधिकारी सम्मिलित किए जा सकते हैं जो शासकीय या संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से विश्वविद्यालय या कंपनी अन्य प्राधिकारी के दायरे से बाहर होगा। देखिए, तो इसमें जो बोला कि अब स्थानीय प्राधिकारी के तहत तो संविधियों के तहत गवर्न होते हैं, लेकिन जब अन्य प्राधिकारी की बात करेंगे हम लोग, अदर अथॉरिटी, तो उसको डिफाइन करने के लिए विभिन्न केस लॉ के माध्यम से बताया गया। तो जो आपका कहा गया कि अन्य प्राधिकारी के तहत कि वो एक या तो वो शासकीय या संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हो, या तो किसी गवर्नमेंट के थ्रू किसी शासकीय शक्ति उनको मिली हुई हो उसका वो प्रयोग करते हैं, या फिर उसको संप्रभु ने जो शक्ति दी है किसी प्रकार की जिसके तहत वो गवर्न करते हैं। उपरोक्त के अनुसार
तो प्राकृतिक और विधिक व्यक्ति जैसे तो ये जो इनकी जो ये केस का जो जजमेंट आया था, जिसके तहत जो शासकीय या संप्रभु शक्ति का प्रयोग करने वाले को ही राज्य की श्रेणी में लाया गया, तो इसके तहत विश्वविद्यालय और कंपनी आदि अन्य प्राधिकारी के से बाहर, क्योंकि ये जो प्रारंभ का केस था, जो आप देख सकते हैं 1953 का केस था। इसके लिए फिर जब आगे जाके फिर एक उजमाबाई बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का केस आया, AIN 1962 SC 1621, तो उच्चतम न्यायालय ने शांतिबाई के बाद में दिए गए निर्णय को मानने से इनकार कर दिया कि इन्होंने जो कहा था कि विश्वविद्यालय तथा कंपनी शासकीय संप्रभु शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इससे बाहर आ जाएंगे, तो इस चीज को उन्होंने बदल दिया और उन्होंने निर्णय दिया कि विश्वविद्यालय भी आए, विश्वविद्यालय जो है वो भी इनके तहत। हाँ सर, कुछ बोल रहे थे क्या? फिर आगे देखते हैं हम लोग, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम मदन लाल का केस था 1967 का। इसमें उन्होंने कहा, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 12 प्रयुक्त अन्य प्राधिकारी शब्द में वे सभी प्राधिकारी आते हैं जो संविधान या अन्य विधान द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जिन्हें विधि उपविधि आदि निर्मित करने की शक्ति होती है, और यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे प्राधिकारी शासकीय या प्रभुत्व संपन्न शक्ति का प्रयोग करते हैं। इस निर्वाचन के अनुसार उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जब उच्च न्यायालय के अधिकारियों की नियुक्ति करता है तथा राष्ट्रपति जब संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आदेश जारी करता है, तो अन्य प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें बोला गया कि अन्य प्राधिकारी के जो अनुच्छेद जो जब शब्दों की हम बात करेंगे कि अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत किनको हम लिया जा सकता है, तो सभी प्राधिकारी आते हैं जो संविधान या अन्य विधान द्वारा स्थापित किए गए हैं। जितने भी प्राधिकारी जो संविधान या जो भी अन्य विधायन है, जो भी लॉज है, उसके तहत स्थापित किए गए, तो उसके तहत आ जाएंगे, जिन्हें विधि उपविधि आदि निर्मित करने की शक्ति होती है। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे प्राधिकारी शासकीय प्रभुत्व संपन्न शक्ति का प्रयोग करें। जो पूर्व में ये केस था आपका शांताबाई बनाम यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास बनाम शांताबाई, इसमें कहा गया था कि वही अन्य प्राधिकारी की कोटि में आएंगे जो शासकीय संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हैं। परंतु जो केस था आपका राजस्थान बनाम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला, तो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम मदन लाल का केस, इसमें बोला गया कि यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे प्राधिकारी शासकीय या प्रभुत्व संपन्न शक्ति का प्रयोग करते हो। इस निर्वाचन के अनुसार जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जब उच्च न्यायालय के अधिकारियों को नियुक्त करता है, तब राष्ट्रपति तथा जब राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आदेश जारी करता है, तो वह अन्य प्राधिकारी के शब्द के अंतर्गत आता है। तो जो आपका देखिए, जब उच्च न्यायालय को जब न्यायालय के द्वारा कोई भी निर्णय दिया जाता है, तो हम उसको अगर उसके निर्णय के द्वारा देखिए उसने किसी को दंड दिया उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके दंड के द्वारा, उसके दिए गए दंड के द्वारा किसी न किसी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है। लेकिन आपको उसके लिए अधिकार नहीं मिला है कि उसके द्वारा किए गए किसी मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए आप उसके ऊपर ही कोई केस करें या अपनी कोई याचिका दायर करें। लेकिन यदि कोई न्यायालय का कोई मामला है जो उसके संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति से, मतलब उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से रिलेटेड, उनके जुडिशियल वर्क से रिलेटेड नहीं, क्योंकि जो भी न्यायालय उसका कुछ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होता है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई चीजें हैं, तो उसके लिए आपका अगर मूल अधिकारों का किसी की नियुक्ति से संबंधित मामला है, उसकी पदोन्नति से संबंधित मामला है, उसके निष्कासन से संबंधित या कोई भी अन्य प्रकार से संबंधित है, तो उस मामले को लेकर आप उसको अपने मूल अधिकारों का हनन के लिए उस पर केस दायर कर सकते हो, परंतु उसके द्वारा दिए गए किसी न्यायिक कार्यों के तहत निर्णयों में आप नहीं बता सकते। उसी तरह जब राष्ट्रपति 359 के तहत जब आदेश जारी करता है, जब राष्ट्रपति शासन के तहत उसको कुछ ऑर्डिनेंस की पावर जो मिली होती है, तो उस पावर्स के लिए आप उसके उस जो भी वो आदेश जारी करता है, उसके लिए आप अगर उससे किसी के मूल अधिकारों का हनन होता है, तब आप उसके ऊपर एक रिट याचिका लगा सकते हैं। फिर एक केस था सुखदेव सिंह बनाम भगत राम का। इसमें निर्धारित किया गया कि जीवन बीमा निगम, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा कारखाना वित्त निगम
अनुच्छेद 12 के अंतर्गत अन्य प्राधिकारी में सम्मिलित किए जाते हैं। इन निगमों को अपने कर्मचारी, क्योंकि इसमें देखिए क्या होता है, इन निगमों को अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम उपनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। इन नियमों एवं इन नियमों के कानून का बल प्राप्त होता है। उपयुक्त निगमों द्वारा इन नियमों के उल्लंघन में की गई किसी सेवा की पदच्युति को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, तो देखिए जो ये है कि सुखदेव सिंह बनाम भगत राम में इसमें बोला गया कि ये जितने भी जीवन बीमा निगम है, तेल और प्राकृतिक गैस जो आयोग है, तथा जो कारखाना वित्त निगम है, इनके तहत ये अन्य प्राधिकारी के तहत आते हैं। ये जो, क्योंकि इनका देखिए ये स्थानीय प्राधिकारी के तहत नहीं आते, क्योंकि ये इनका जो क्षेत्र है वो बड़ा है, लेकिन ये किसी संविधि से सगवर्ण होते हैं और इनको कुछ प्रभुत्व संपन्न शक्तियां मिलती है, जिसके द्वारा इनको राज्य की श्रेणी में लाया गया। फिर एक जो रमन्ना दयाराम शेट्टी बना अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1979 का केस था। इसमें बताया गया कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है न, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी है, उसको आप एक राज्य का दर्जा प्रदान करते हैं और इसके लिए उन्होंने कुछ कसौटियां निर्धारित की। इसके जो इस मामले में निर्णय दिया गया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट 1971, ये 1919 थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये 1971 के अधीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी अनुच्छेद 12 में प्रयुक्त शब्द राज्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसके बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है तथा वही इन्हें पद मुक्त करती है। इनकी संपूर्ण पूंजी सरकार देती है, जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी होता है। और उक्त संस्था नीति निर्धारण में नहीं बल्कि अपने कार्यों के संपादन में भी केंद्रीय सरकार के अधीन होता है, क्योंकि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी होता है वो पूरी तरह से सरकार के अधीन एक निकाय होता है। उसकी संबंधित जितनी भी पूंजियां होती है वो सरकारी द्वारा होती है। वहां जो जितने भी वहां अधिकारी होते हैं, चाहे वो सुरक्षा से संबंधित हो, चाहे वो अन्य चीजों से संबंधित हो, वह सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और सरकार उसको करती है। लेकिन जैसे आज के समय में देखेंगे कि जो एयरपोर्ट होते हैं वहां पे कुछ प्राइवेट कंपनियां भी होती है, लेकिन वह सरकार के अनुबंध में काम करती है। तो इस वजह से जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन एयरपोर्ट के लिए जो भी नियम कानून बनाएंगी और उस नियम कानून के तहत अगर किसी का कोई अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम उसको राज्य मानते हुए उसके खिलाफ याचिका दायर की जा सकती है। फिर आपका एक अजय हाशिया बनाम खारिज मजीब का केस है। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने कुछ कसौटियों का अनुसरण करते हुए कहा था, कुछ कसौटियां बनाई थी। इस बात में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया था कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1898 के अधीन पंजीकृत सोसाइटी केंद्रीय सरकार का एक अभिकरण है। अनुच्छेद 12 के परिप्रेक्ष्य में अभिकरण का सिद्धांत इस वाद में दिया गया ऐसा माना जाता है कि किसी निकाय के अभिकरण में होने या ना होने की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय ने निम्न कसौटी निर्धारित की कि इससे कि वो राज्य का अभिकरण है कि नहीं। यदि देखिए इस केस में कहा गया था कि अगर कोई संस्था अगर राज्य का अभिकरण है तो वह अगर कोई संस्था जो किसी सरकार का अभिकरण होगा तब वह राज्य पद जो 12 में दिया गया है उसकी कोटि में आएगा। तो उसके लिए उन्होंने कुछ कसौटियां निर्धारित की गई थी। उन्होंने कुछ टेस्ट बताए थे कि अगर इन चीजों को वो फुलफिल करता है, इस क्राइटेरिया इन शर्तों को, कि यदि वह निकाय का संपूर्ण पूंजी राज्य द्वारा धारित करे, निकाय के खर्चे का भार राज्य सरकार वहन करे, निकाय को राज्य द्वारा एक अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए, निकाय का घड़ा तथा प्रभाव पूर्ण नियंत्रण अपने हाथों में होना चाहिए, निकाय द्वारा किए जाने वाले कार्य लोक महत्व के तथा सरकार के कार्यों के निकट होने चाहिए। इसमें बोला गया कि देखिए अभी अगर आप किसी भी संस्था या निकाय को अन्य प्राधिकारी के परिभाषा के तहत मानेंगे तो उसमें यह देखा जाएगा कि वह क्या वह किसी सरकार का अभिकरण है, क्या वो किसी राज्य सरकार या भारत सरकार का अभिकरण है या उसके एजेंट के तौर पे कार्य कर रहा है।
तो उसमें ये देखा जाएगा कि वह अगर आप निकाय की बात कर रहे हैं तो उसकी जो पूंजी है वह सरकार द्वारा धारित हो रही है, या जो उसके जो खर्चे हैं वह राज्य सरकार द्वारा वहन किए जा रहे हैं, जितने भी उसके खर्चे हैं वह राज्य सरकार दे रहा है। निकाय का और जो भी जो निकाय है उसको अपने कार्यों करने का एक अधिकार प्रदान कर दिया गया है, और जो निकाय है उसका पूर्ण नियंत्रण उसके स्वयं के द्वारा वह स्वशासन करता है, या स्वयं के द्वारा ही उसके द्वारा किया जाता है। निकाय द्वारा किए जाने वाले कार्य लोक महत्ता के तथा सरकार के कार्यों के निकटस्थ होने चाहिए, और जो भी वह कार्य करते हैं वह सरकार के द्वारा जो पॉलिसीज है, जो भी योजनाएं उनके माध्यम से वो किए जाने चाहिए। तब हम किसी भी पंजीकृत सोसाइटी को केंद्रीय पंजीकृत की सोसाइटी जो केंद्र सरकार के एक अभिकरण के तौर पर उसको मान सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या न्यायपालिका राज्य शब्द के अंतर्गत आता है। तो इसके तहत हम लोग देखते हैं कि इस मामले में कहा गया कि देखिए, जो राज्य की बात करते हैं कि जब हम अगर न्यायालय को राज्य पद के तहत लेते हैं तो हमने कहा था कि मूल अधिकार का अगर जो जितने मूल अधिकार है वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। अब जो न्यायालय होता है उस वह अपने न्यायिक कार्यों के साथ जब न्यायिक कार्य करता है तो वह कई तरह के निर्णय पारित करता है, जिससे किसी न किसी तरह से किसी न किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को उसने फांसी की सजा दी तो उसको जीवन जीने की जो स्वतंत्रता है उसका उन्होंने उल्लंघन किया। तो जो भी न्यायालय होता है उसके आप जो न्यायालय के जो भी न्यायिक कार्य होते हैं उनको आप मूल अधिकारों के उल्लंघन के तहत नहीं लेंगे, अर्थात कि जो भी न्यायालय अपने न्यायिक कार्य करते हैं तो उसके खिलाफ आप रिट याचिकाएं दाखिल नहीं कर सकते। परंतु अगर न्यायालय कोई अपना जो प्रशासनिक कार्य करता हो, जिसमें किसी व्यक्ति की नियुक्ति, उसको हटाना, उससे सेवा शर्तों से संबंधित जो भी चीजें हैं उससे संबंधित चीजें होंगी, तो उसके उल्लंघन में अगर उन्होंने कोई आदेश दिया है तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी तब आप जा सकते हैं। इससे संबंधित 2-3 केसेस हैं, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कि जो नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य का केस था 1967, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसके पास एक क्वेश्चन आया कि भैया क्या न्यायालय राज्य की कोटि में आएगा कि नहीं, जो 12 के तहत अनुच्छेद 12 के तहत वो राज्य की कोटि में आएगा कि नहीं। उसने केवल यह कहा यदि यह मान भी लिया जाए कि न्यायपालिका राज्य है तो उसके आदेशों के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के अंतर्गत लेख जारी नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि वह उसके प्योर जो शुद्ध न्यायिक कार्य हैं तो उनके खिलाफ अब किसी व्यक्ति को अगर फांसी की सजा दी गई है तो उसको अपराध का दंड के स्वरूप में दी गई है। अब वह यह नहीं कह सकता कि उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। लेकिन अगर वही न्यायालय अपना जब प्रशासनिक कार्य को करता रहे और उसके एवज में किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो, तब आप उसके खिलाफ रिट याचिकाएं जारी की जा सकती है। फिर जो एक केस था जो AK अंतुले का केस था, तो जो आपका जो पहला केस था नरेश बनाम महाराष्ट्र, इस मामले में कहा गया यदि मान भी लिया जाए कि राज्य के अंतर्गत न्यायपालिका आती है तो उसके आदेशों के विरुद्ध अनुच्छेद 32 में रिट जारी नहीं की जा सकती है, क्योंकि ऐसे आदेशों में नागरिकों का मूल अधिकार का अतिक्रमण होता है। फिर जो AK अंतुले का केस था, इसमें उन्होंने पुराने मामले को बदलते हुए बोला कि जिसमें अभी तक उसने जब इसमें देखिए जो ये आपका जब ये केस आया था नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य का केस, तो इस मामले में आप न्यायालय के खिलाफ किसी भी तरह से आप उसके खिलाफ रिट नहीं ले सकते कि न्यायालय का कैसा भी निर्णय रहे। तो जब AK अंतुले का केस आया RS नायक का, तो इसमें बोला गया कि आप न्यायिक कार्यों के लिए रिट याचिकाएं जारी नहीं की जा सकती, लेकिन अगर वह जब प्रशासनिक कार्यों को में संलग्न हो और उनको करे तब इसको लागू किया जा सकता है और आप उसके खिलाफ रिट याचिकाएं आप जारी की जा सकती है। फिर एक जो रूपा हुड्डा और अशोक हुड्डा का केस था 2002 का, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त किया कि न्यायिक निर्णय के संबंध में न्यायपालिका अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य के पदावली में नहीं आते हैं, लेकिन प्रशासनिक कार्यों के संबंध में अन्य प्राधिकारी के पदावली में सम्मिलित किए जा सकते हैं।
तो न्यायपालिका जो है वो राज्य की श्रेणी में न लाते, राज्य की श्रेणी में लाने के लिए उसको अन्य प्राधिकारी के तौर पे यहाँ पे मान्यता दी गई है। और अगर उसके द्वारा जब प्रशासनिक कार्य किया जाता है तो प्रशासनिक कार्यों के द्वारा किए जाने पर उसके किसी विधि या किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तब उसके खिलाफ रिट याचिका जारी की जा सकती है। फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से चीज संस्था या निकाय हैं जो राज्य पद के तहत आते हैं। उसमें नगर पालिका, जो भी जिला बोर्ड हो, ग्राम पंचायत, सुधार न्याय, पंचायत, कोर्ट ट्रस्ट, खनन बोर्ड, आयकर विभाग, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो देवस्थान बोर्ड, विश्वविद्यालय, जीवन बीमा निगम, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, राज्य भंडार निगम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम और रेलवे बोर्ड आदि, ये सारे जो हैं ये आपके राज्य की कोटि में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये पूरी तरह से राज्य की संविधियों के तहत हैं। और इनका ये कई बार ये स्थानीय प्राधिकारी के तहत है, कई जगह ये अन्य प्राधिकारी के तहत है। फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से जो राज्य के तहत नहीं आएंगे। कोई भी निजी विश्वविद्यालय है तो ये केस था गंगा नगर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 1955 का। इसमें बताया गया है कि कोई भी निजी विश्वविद्यालय जो है वो राज्य पद की श्रेणी में नहीं आएगा। उसी तरह जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को भी राज्य शब्द के तहत जो राज्य के अन्य प्राधिकारी के तहत नहीं रखा गया है क्योंकि इसके कृत्य पूर्ण रूप से सरकार से संबंधित नहीं है और सरकार के केवल अनुदान के समुचित उपयोग किए जाने की सीमा तक ही इस पर नियंत्रण रख सकती है, आगे नहीं। क्योंकि जो इसके कार्य है कि यह जो बुक्स की जो प्रिंटिंग करता है या जो भी ये जो बच्चों के जो 12वीं तक के जो विषय होते हैं उनके लिए ये विषयों को बनाता है शिक्षा के संबंधी, तो उसमें वो अनुदान उनको देता है लेकिन उसके कार्यों के प्रति उसका कोई जवाबदेही नहीं होता इस वजह से। फिर जो आगे है आपका वक्फ बोर्ड जो होता है, वक्फ बोर्ड राज्य नहीं है माना गया था केस जो मंजूर अहमद बबनू बनाम स्टेट का 2008 का केस था। इसमें बोला गया था कि जो वक्फ बोर्ड होता है वो राज्य नहीं है क्योंकि इसका सरकार पर किसी प्रकार का वित्तीय क्रियात्मक अथवा प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होता। तो जो वक्फ बोर्ड होता है इसमें सरकार के द्वारा कोई भी नियम कानून उसके द्वारा डायरेक्ट गवर्निंग नहीं होती है, उनका नियंत्रण नहीं हो सकता है। फिर जो आईसीआईसीआई बैंक है, इसका जो केस था रविंद्र कुमार बनाम वेस्ट बंगाल का 2010 का, इसमें बोला गया कि जो जितने भी निजी स्तर के जो बैंक है, जो आईसीआईसीआई बैंक है, यह अन्य प्राधिकारी की कोटि में नहीं आएगा, तो यह राज्य की कोटि में नहीं आएगा। फिर आपको जो गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय है, तो इसका केस था सतिम्बला शर्मा बनाम सेंट पॉल उच्च माध्यमिक विद्यालय 2011। इसमें जो अल्पसंख्यकों के लिए के मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्राइवेट गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों को राज्य नहीं माना गया क्योंकि ऐसे विद्यालयों की स्वायत्तता के कारण उन पर सरकार को कोई नियंत्रण नहीं होता है। ऐसे विद्यालयों के कर्मचारी सरकारी एवं सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारी के समान वेतन पाने का दावा नहीं करते। इस केस में ये हुआ था कि जैसे जो गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय के जो सेवकगण थे वो मांग कर रहे थे कि उनके जो वेतनमान हो वह सरकारी जो सेवा हो, जो सरकारी शिक्षक होते हैं उनके बराबर, उनके समतुल्य हो। तो उनको बोला, उनके लिए इस चीज का निर्धारण किया गया कि आप राज्य की कोटि में नहीं आते हैं क्योंकि हम राज्य की कोटि में नहीं आते, हम उसके द्वारा गवर्न नहीं होते हैं, तो आपके किसी भी अधिकारों का हम हनन नहीं करते। फिर जो आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम भारत संघ का केस था। इस केस में जो आपका आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसी संस्थाओं को अन्य प्राधिकारी की श्रेणी में नहीं रखा गया। तो यहां तक आपको चीजें समझ आ गई होगी कि अन्य प्राधिकारी और स्थानीय प्राधिकारी में क्या चीजें हैं और क्या नहीं बताएंगे।